नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। मनाली में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सैर कराने वाले हैं कुल्लू मनाली की सबसे बेहतरीन जगहों की, जहां पर आपको मस्ट विजिट करना चाहिए। इसी के साथ हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप मनाली घूम सकते हैं कम बजट के साथ अच्छे तरीके से, यानी कि आपको कहां पर सस्ते होटल्स मिल सकते हैं, कहां पर आपको कम दाम में वाजिब दाम में फूड आइटम्स मिल सकते हैं और किस तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहां पर होती हैं। सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए। इस ट्रिप के दौरान जिन स्थानों को हम घूमेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम दर्शन करेंगे हिडिंबा देवी टेम्पल में, जिसका ताल्लुक महाभारत काल से है। हिडिंबा देवी टेम्पल के बाद हम चलेंगे जोगनी वाटरफॉल के लिए, जो कि मनाली का एक प्रसिद्ध वाटरफॉल है। फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे गुलाबा, जहां से पहाड़ों का एक पैनोरामिक व्यू नजर आता है। और फिर गुलाबा से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे रोहतांग पास के लिए, जो कि 13,058 फीट्स की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान है, जहां से बर्फीले पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। रोहतांग पास से होते हुए हम चलेंगे अटल टनल के लिए, जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी टनल है। अटल टनल के बाद हम चलेंगे वशिष्ठ टेम्पल के लिए, जहां पर गर्म पानी के प्राकृतिक कुंड हैं, जिनमें स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। वशिष्ठ टेम्पल के बाद हम चलेंगे सजला वाटरफॉल के लिए, जहां पहुंचने का रास्ता बेहद खूबसूरत है। सजला वाटरफॉल के बाद हम देखेंगे नगर कैसल और फिर चलेंगे सोलांग वैली के लिए, जो कि मनाली की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे कुल्लू में, जहाँ हम देखेंगे एप्पल गार्डन्स को और करेंगे रिवर राफ्टिंग। लेकिन बस इतना ही नहीं, कुल्लू मनाली में और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अगला स्थान जो आप मनाली में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है हिडिंबा टेम्पल। और हिडिंबा टेम्पल तक आते आते आपको कुछ इस तरह की बर्फ़ का नज़ारा नज़र आएगा। तो कुछ इस तरह का रास्ता है जो कि जाता है हिडिंबा टेम्पल तक। यहाँ पर कई सारी दुकानें भी आपको मिल जाएंगी, कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, कुछ परचेजिंग की दुकानें हैं और बहुत ही सुंदर सा व्यू नज़र आएगा पेड़ों के साथ। और ऊपर अगर आप जनवरी फरवरी के टाइम पर यहाँ आते हैं तो आपको बर्फ़ भी नज़र आएगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेन स्पॉट पर, जो कि है हिडिंबा देवी टेम्पल, जो कि हमारे पीछे नज़र आ रहा है। अभी जो ये आप ऊपर रूफ देख रहे हैं, ये बर्फ़ है, जो वाइट कलर की चादर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर बर्फ़ है। और एक और आपको एडवाइस देना चाहूँगा, जब आप हिडिंबा देवी टेम्पल आएँ तो सुबह सुबह अगर आप आते हैं तो कुछ इस तरह का रश आपको देखने मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह श्रद्धालुओं की जो मात्रा है, जो टूरिस्ट की मात्रा है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ आते हैं तो शूज़ खोल के आपको बाहर जाना होता है। तो आपके साथ कोई मेंबर हो या कोई हो तो उनको साथ में बिठा कर जाएँ, या फिर शूज़ को केयरफुली रखें, क्योंकि बाकी लोग हो सकता है कि आपके शूज़ कहीं चले जाएँ या मिस हो जाएँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा हिडिंबा देवी टेम्पल के इतिहास के बारे में। ये जो मंदिर है ये महाभारत काल से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि महाभारत में थे 5 पांडव। 5 पांडव में से सबसे स्ट्रॉन्गर थे भीम, और भीम की वाइफ थी हिडिंबा देवी। तो उनकी जो वाइफ थी उनका मंदिर है ये। और हिडिंबा देवी के जो पुत्र थे उनका नाम था घटोत्कच, जिन्होंने महाभारत में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और उन्होंने अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस की अपने चाचा अर्जुन के लिए। तो उन्हीं की माँ जो हिडिंबा देवी हैं, उनका टेम्पल है। स्थानीय लोगों में हिडिंबा देवी की काफ़ी मान्यता है। हिडिंबा देवी टेम्पल के पास कुछ इस तरह की ड्रेसेस भी मिलती हैं, जिनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इनका चार्ज है 50 to 100 रुपीज़। ये चार्जेस वेरी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रुप में आते हैं तो 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज है। और काफ़ी खूबसूरती वाली ये ड्रेसेस हैं। आप एक बार सभी हाई कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है इनको पहनकर, और बिल्कुल जो यहाँ का ट्रेडिशन है उस तरह के क्लॉथ्स हैं, तो आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं। एक और ज़रूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हिडिंबा देवी टेम्पल का डिस्टेंस यहाँ के बस स्टैंड से, मनाली बस स्टैंड से लगभग 1.3 किलोमीटर है, यानी कि 1.5 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ पर आप किसी भी साधन से आसानी से पहुँच सकते हैं।
हिडिंबा देवी टेम्पल के यहाँ आप सिर्फ मंदिर ही नहीं, आप यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर लैंडस्केप्स जो हैं यहाँ पर नज़र आते हैं। अब हम आ चुके हैं मनाली के क्लब हाउस में, जहाँ कुछ इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि रिवर क्रॉसिंग और रिवर जंपिंग। यानी कि इस रोप के थ्रू आप इस पार से उस पार जाते हैं और काफ़ी एडवेंचर टास्क होता है। और नीचे जब आपके पैर पानी में अड़ते हैं तो पानी काफ़ी ठंडा है, काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। रिवर क्रॉसिंग की जो एक्टिविटी है आप कर सकते हैं। इसका चार्ज लगता है 150 रुपये पर पर्सन का, और इसमें आप रिवर क्रॉसिंग के साथ साथ ये जंपिंग करवाते हैं। लगभग 30 से 40 जंप होते हैं और रिवर के इस पार भी ले जाते हैं और वहाँ से यहाँ पर भी लाते हैं। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। अगला स्थान जो हम मनाली में एक्सप्लोर करने चल रहे हैं वो है जोगनी वाटरफॉल, जिसके लिए हमें थोड़ा ट्रैक करते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक एक तरह का कच्चा रास्ता है, एक तरह की पगडंडी है, जिससे होते हुए हमें ऊपर की ओर जाना होता है। अभी वाटरफॉल तक हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वाटरफॉल का जो फ्लो है यहाँ से नज़र आने लगा है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं जोगनी वाटरफॉल के लिए, और वाटरफॉल काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप हमारे पीछे देख पाएंगे, काफ़ी ऊंचाई से ये वाटरफॉल गिरता है और इसका पानी धीरे धीरे करके पूरा नीचे की ओर जाता रहता है। जो ट्रैक करके हम आते हैं रास्ता, उस रास्ते में जो पानी नज़र आता है वो सारा जोगनी वाटरफॉल का ही वाटर है। और यहाँ तक पहुँचते हुए आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा ट्रैकिंग भी नहीं है। लेकिन यहाँ जब आप आएंगे तो बहुत अच्छी जगह है, एक फ़ोटोजेनिक पॉइंट है, और यहाँ पर बैठकर आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं बुद्धा मोनेस्ट्री, जो कि मॉल रोड के जस्ट बैक साइड में ही बना हुआ है। जब आप मॉल रोड घूमने आते हैं मनाली के अंदर, तो बुद्धा मोनेस्ट्री यानी कि बुद्धा मंदिर यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग ही कल्चर, एक बौद्धिज्म कल्चर को आप अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं बुद्धा मोनेस्ट्री के अंदर, और कुछ इस तरह का नज़ारा है जो यहाँ नज़र आता है। बहुत ही ट्रेडिशनल बौद्धिज्म कल्चर जो यहाँ पर नज़र आता है। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं बुद्धा मोनेस्ट्री के अंदर। यहाँ पर 20 रुपीज़ का चार्ज है फॉर द फोटोग्राफी। नमस्ते सर। और अंदर आप देख सकते हैं रिच बौद्धिज्म कल्चर को। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा काफ़ी विशालकाय है। दिस इज़ द बौद्धिज्म मंत्रा ओम माँ नी पद्मे हम, और उसका ये फ्लैग है। आपने जब भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को देखा होगा या फिर तिब्बतियन कल्चर को भी देखा होगा, तो इस तरह की बेल्स आपको वहाँ पर नज़र आएंगी। तो आज हम मैम से जानेंगे कि इनका क्या मतलब होता है और ये क्या चीज़ है। ये है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की बेल्स। ये जो रिंगिंग बेल्स होती है, एक्चुअली इनकी एक खासियत है। फर्स्ट तो इनको जब भी आप किसी मोनेस्ट्री को विज़िट करते हैं तो इन बेल्स को रिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम नॉर्मली मंदिर में जाते हैं तो हम बाहर घंटी करते हैं। एक्चुअली एक जो पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, वो ही हमें पॉजिटिविटी इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से मिलती है। और जब भी कभी हम आए मोनेस्ट्री तो आप ज़रूर इनको रिंग करके जाएं। ये डेफिनेटली आपको एक पवित्र वातावरण से आपको इम्प्रूव करेंगी। मोनेस्ट्री के अंदर कुछ इस तरह की बड़ी सी बेल भी है, जिसके साथ आप घूमते हुए अपने विश मांग सकते हैं। और यहाँ की मान्यता है कि जब आप विश मांगते हैं तो वो पूरी होती है। अब हम आ चुके हैं मनाली की एक और काफ़ी खूबसूरत जगह, जो कि है वन विहार। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेड़ हैं, हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस जगह में एंट्री करने का जो शुल्क है एडल्ट का है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, एंड अगर चाइल्ड है, अगर उसकी एज 8 साल से कम की है तो उसका चार्ज लगेगा 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। वन विहार में कुछ इस तरह का तालाब बना हुआ है अंदर की साइड, जिसमें कि बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। बोटिंग के चार्जेस हैं 2 पर्सन के लिए 50 रुपीज़ 15 मिनट के लिए, और अगर 4 पर्सनस हैं तो उसका चार्ज है 100 रुपीज़ 15 मिनट के लिए। तो इस तरह के तालाब में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कपल्स हैं तो काफ़ी अच्छा मज़ेदार पॉइंट ये आपके लिए रहेगा।
वन विहार में आपको बेहद खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी नज़र आएगी। यहाँ पर बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत हरियाली है, जिसके बीच बैठकर आप कई सारे फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, कुछ वीडियोस बना सकते हैं, कुछ रील्स बना सकते हैं। अगर आपको फ़ोटोग्राफी का पॉइंट चाहिए तो वन विहार एक अच्छी जगह है। अभी हम हैं वन विहार के अंदर। यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। कुछ जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जैसे कि बोटिंग पॉइंट है, रिफ्रेशमेंट पॉइंट है, यही पॉइंट्स हैं। और मेन चीज़ जो इसका अट्रैक्शन है वो है बड़े बड़े पेड़। तो अगर आप यहाँ पर शांति से बैठना चाहते हैं या फिर मेडिटेशन करना चाहते हैं या फिर जंगल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक तरह से नेचर का आनंद लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आएँ। अदरवाइज़ अगर आप कुछ और एक्टिविटीज़ प्लान करके यहाँ पर आ रहे हैं तो वो जगह ये नहीं है, उसके लिए आपको कहीं और जाना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं ग्रीन वैली से होते हुए सोलांग वैली के लिए, जो कि मनाली की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। सोलांग वैली का डिस्टेंस मनाली से लगभग 15 किलोमीटर का है। ये रास्ता होने में तो छोटा है, लेकिन इस रास्ते को क्रॉस करने में आपको काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि इस रास्ते पर आपको काफ़ी सारा ट्रैफिक मिल सकता है। और ट्रैफिक से बचने के लिए हमारी एक एडवाइस रहेगी कि आप सोलांग वैली के लिए जब भी प्लान करें तो सुबह सुबह ही निकल जाएं। सुबह 5-6 बजे के करीब जब भी आप निकल जाएंगे तो आप जल्दी से सोलांग वैली पहुंच जाएंगे बिना ट्रैफिक के। अगर आप देरी करते हैं तो आपको काफ़ी सारा ट्रैफिक यहाँ मिलता है, जिसमें आपके 4 से 5 घंटे वेस्ट हो सकते हैं। ये एडवाइस मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, क्योंकि हमने भी ट्रैफिक में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया है, बिकॉज हम होटल से जल्दी नहीं निकल पाए थे। जब आप सोलांग वैली के लिए निकलते हैं तो रास्ते में आपको कई सारी शॉप्स नज़र आती हैं, जहाँ पर आपको स्नो ड्रेसेस मिलती हैं। स्नो ड्रेसेस लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप बर्फ़ में जाते हैं तो आपके कपड़े गीले हो सकते हैं, और गीले होने की वजह से आपको ठंड लग सकती है। तो आप स्नो ड्रेस और बूट्स को ज़रूर लें। लगभग 250 रुपये का कॉस्ट लगता है स्नो ड्रेस का, तो ये एक ज़रूर तरीके से आप इसको लें। और यहाँ पर सभी शॉप्स के नंबर डले हुए हैं। तो जिस शॉप से हमने लिया था वो थी शॉप नंबर 136, और 136 शॉप के पीछे एक रास्ता जाता है, जो कि अभी हम चल रहे हैं जिस रास्ते पर, उस रास्ते की तरफ नदी का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। ये नदी है व्यास नदी, जिसे इंग्लिश में बीज रिवर कहा जाता है। तो इस नदी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जो भी आप रास्ते के दौरान देख सकते हैं। शॉप नंबर है 136, इसके पीछे से रास्ता जाता है। वैसे इस तरह के खूबसूरत नज़ारे आपको पूरे रास्ते भर नज़र आते हैं, लेकिन ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो जिस भी साधन से आप सोलांग वैली तक पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सा ट्रैकिंग करनी पड़ती है, यानी कि पैदल चलते हुए ऊपर की ओर जाना होता है, और रास्ते में आपको बहुत सारी बर्फ़ नज़र आती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सोलंग वैली, और सोलंग वैली में काफ़ी सारी एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मज़ा आप ले सकते हैं। सभी के प्राइजेज़ मैं एक एक करके आपके साथ क्लियर करूंगा, लेकिन एक ज़रूरी जानकारी बताना चाहूँगा। सोलंग वैली में अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ का पैकेज लेते हैं तो वो सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कि आप इंडिविजुअल एक्टिविटी करें। मान लीजिए आपको स्कीइंग करनी है, आपको जिप लाइन करनी है, अगर आप अलग अलग करेंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा एज़ कंपेयर टू कि अगर आप 5-6 एक्टिविटीज़ का एक पैकेज ले लें जिसमें कि स्नो ड्रेस भी शामिल होती हैं, तो वो आपको एक तरह से किफ़ायती और सस्ता पड़ता है। तो हमने जो पैकेज लिया है उसका मूल्य है 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपीज़, जिसमें कि 4 एक्टिविटीज़ प्लस स्नो ड्रेस शामिल हैं, यानी कि 4 एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल हैं। साथ में ही आपको स्नो ड्रेस भी मिलती है 1200 रुपये के अंदर। वो 4 एक्टिविटीज़ क्या हैं, एक एक करके मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो सबसे पहली एक्टिविटी है याक राइडिंग, जो कि अभी आप देख रहे हैं। इसमें याक के ऊपर आपको बिठाया जाता है और बर्फ़ के ऊपर याक चलता है, जिससे एक तरह का सैर कराई जाती है आपको याक के ऊपर, जो कि एक काफ़ी एडवेंचर टास्क होता है। जो दूसरी एक्टिविटीज़ पैकेज में शामिल है वो है ट्यूब राइडिंग। इसमें एक बड़ी सी ट्यूब पर आपको बिठाया जाता है और नीचे की ओर स्लोप में धकेला जाता है, जिसमें बहुत ही स्मूथली आप जाते हैं बर्फ़ के ऊपर फिसलते हुए, और ये भी बहुत ही मज़ेदार टास्क होता है।
जो अगली एक्टिविटी इस पैकेज में शामिल है वो है जिप लाइन, जो कि एक बहुत ही एडवेंचर टास्क है। इसको आपको मैं लाइव दिखाना चाहूँगा। तो हमें काफ़ी थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है इस जिप लाइन को करते हुए, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। ब्रेक करके तो देखिए। यार क्या व्यू दिख रहा है, वाह, घर पे भी मजा आ रहा है यार। डर नहीं लग रहा है यार, मजा आ रहा है। अच्छा था यार, अच्छा था, बहुत बढ़िया। और 1200 रुपये के इस पैकेज में एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जिप लाइन आपको 2 साइड की करवाई जाती है, यानी कि आप एक साइड से जब दूसरी साइड जिप लाइन के थ्रू पहुंच जाते हैं तो दूसरी साइड से वापस से जिप लाइन के थ्रू आप वापस से उसी साइड में आते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो एक तरह से डबल बेनिफिट आपको हो जाता है। अगली एक्टिविटी जो इस 1200 रुपये के पैकेज में शामिल है वो है स्कीइंग, और ये एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी आपके लिए होने वाली है, बिकॉज़ जब भी आप स्कीइंग पहली बार करते हैं आप कई बार गिर सकते हैं, और आप ही नहीं आपके आसपास के जितने भी लोग हैं कई ना कई बार आपको गिरते पड़ते हुए नज़र आएंगे, जो कि एक फ़नी मोमेंट क्रिएट कर देता है। तो आइए इसे एक्सपीरियंस करते हैं लाइव। आगे झुको, नीज बेंड, ओके। तो अब हम पहुंच चुके हैं मनाली के मॉल रोड में, जो कि एक बहुत ही क्राउडेड एरिया होता है। यहाँ पर जो 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, इस तरह से नॉर्मली जैसे चलती है रोड पे, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि इस तरह की बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। इससे बाहर आपको व्हीकल्स मिलेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, खाने की हैं, चाहे क्लोथिंग्स की ले लो या फिर शूज़ की, सभी वैराइटीज़ की चीज़ें आपको मॉल रोड में मिल जाती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं मॉल रोड को। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मनाली के कुछ फेमस और लोकल फूड्स। इसको बोला जाता है सिड्डू। सिड्डू बना होता है मैदा और सूजी की आउटर कवरिंग से, और इसके अंदर जो फिलिंग होती है वो मोस्टली मूंगफली और कुछ सब्जियों की होती है। इसे इस चटनी के साथ खाया जाता है। मुझे पर्सनली सिड्डू ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी आप मनाली में सिड्डू ट्राई कर सकते हैं। मे बी आपका ओपिनियन कुछ और हो। मनाली में मोमोज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं, इन्हें आप मस्ट ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसी के साथ आप पनीर पकौड़ा ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी डिलीशियस है। मॉल रोड पर आपको कई सारी दुकानें नज़र आएंगी, जिसमें कि आपको 8-in-1 सॉफ्टी मिल रही हैं, यानी कि 8 फ्लेवर वाली सॉफ्टी 50 रुपीज़ के अंदर। इसमें 8 फ्लेवर्स हैं, जिसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। मनाली के मॉल रोड पर आपको कुछ इस तरह के आर्टिस्ट भी नज़र आएंगे, जो कि लाइव इस तरह की पेंटिंग्स बनाकर देते हैं, और वो भी आपके डेकोरेटिव वे में, जिस तरह का आपको चाहिए होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइव पेंटिंग बना रहे हैं। क्या चार्ज रहता है भैया इसका? 350 एक पेंटिंग का जी। और इसमें ऐसे मतलब आप फ़ोटो लगा के देते हैं या फिर आपके चॉइस के ऊपर रहता है? नहीं, ये लगा के देते हैं। अच्छा, फ़ोटो लगा के देते हैं, और ये कोई भी डिज़ाइन जो भी आप चूज़ करते हैं वो बना के दे देते हैं, और लाइव हाथों हाथ बना के देते हैं? हाँ, हाथों हाथ आधा घंटे बन के मिल जाता है। बस आधा घंटे में पूरा बन जाता है ऐसा? हाँ जी, हाँ जी।
मॉल रोड पर काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें हैं जिसमें कि आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के डिशेस मिल जाएंगे, लेकिन एक बहुत कॉमन चीज़ जो कि हमने ऑब्ज़र्व करी मॉल रोड पर कि इस खाने के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो नॉर्मली आपको प्राइसेस मिलते हैं उससे 2-3 गुना ज़्यादा ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आप खाना कुछ चाहते हैं तो मॉल रोड के बाहर जाकर कहीं और खा सकते हैं, किसी लोकल शॉप से खा सकते हैं या फिर ओल्ड मनाली में खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी महंगा है। मनाली में अब हम पहुँच चुके हैं वशिष्ठ टेम्पल, जो कि 4000 साल पुराना माना जाता है। गुरु वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे और राजा दशरथ के कुल गुरु थे। मंदिर में गुरु वशिष्ठ की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है जहां पर हम दर्शन कर सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल के पास 3 प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड भी हैं, एक पुरुषों के लिए, एक महिलाओं के लिए और एक देव कुंड यहाँ पे है और ब्रह्म कुंड उसे बोलते हैं। और इन कुंडों में प्राकृतिक तरीके से गर्म पानी आता है। अगर हम नहाते हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा वेपर भी देख पाएंगे, हल्की फुल्की ये भाप उड़ती हुई नज़र आएगी। ज़्यादा गर्म तो नहीं है लेकिन थोड़ा गर्म पानी यहाँ नेचुरली आता है। थोड़ा मैं भी एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता हूँ पानी कितना गर्म है, थोड़ा छू के देखते हैं। ये पानी इतना गर्म है कि जैसा कि हम गीज़र से जो पानी हम नहाने के लिए उपयोग लेते हैं उतना गर्म पानी है। वहाँ थोड़ी थोड़ी भाप भी नज़र आ रही है उड़ते हुए, और एक्चुअल में पानी गर्म है। और जैसा कि बोला जा रहा है सल्फ़र बात, मतलब इस पानी में सल्फ़र की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। चर्म रोगों के लिए ये काफ़ी सही है। मनाली ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस की तरफ, जो कि है सजला वाटरफॉल। इसका नाम सजला वाटरफॉल इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक गांव में बसा हुआ है। एक गांव है यहाँ पर जिसका नाम है सजला, और वाटरफॉल यहीं पर है, इसी वजह से इसका नाम सजला वाटरफॉल दिया गया है। हालांकि इस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा ट्रैक करते हुए आगे की ओर बढ़ना पड़ता है, और जो ट्रैकिंग वाला रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो ट्रैक है इसका डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर का है, यानी कि 2 किलोमीटर के लगभग हमें इस जंगल से होते हुए आगे बढ़ना होता है, और फिर आता है सजला वाटरफॉल। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सजला वाटरफॉल पर। वाकई में ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है, और जिस लोकेशन पर ये बना हुआ है ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि ये पूरी जगह हरियाली से भरी हुई है। तो चलिए थोड़ा सा वाटरफॉल के पास चलते हैं और वाटरफॉल को एंजॉय करते हैं। मनाली टूर के दौरान अब हम एक फेमस स्थान पर पहुंच चुके हैं, जो कि है नग्गर कैसल, जो कि पुराने टाइम पर एक पैलेस हुआ करता था। इस पैलेस को हम अंदर से देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। नग्गर कैसल के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो इसे राजा सिद्ध सिंह ने 1460 में बनवाया था, और ये एक तरह का रेजिडेंट एरिया और एक तरह का पैलेस था पूरा, जहाँ पर वो रहते थे और इस पूरे साम्राज्य को संभालते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स काल आया तो 1846 में ये पैलेस ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया, और ये एक तरह से कोर्ट हाउस की तरह यूज़ किया जाने लगा। और फिर ब्रिटिश काल ख़त्म होने के बाद 1978 में इस पूरे कैसल को हेरिटेज होटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। जितने भी आप रूम्स देख रहे हैं हमारे साथ, ये सारे रूम्स हैं, एक तरह का ये हेरिटेज होटल है, आप यहाँ आकर रुक भी सकते हैं। नग्गर कैसल की एक खास बात है कि इसे बनाने में पत्थर और लकड़ी का यूज़ किया गया है, और बीच में किसी तरह का चूना सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। डायरेक्टली सिर्फ पत्थर को मिलाकर या लकड़ी को मिलाकर इस पूरे महल को बनाया गया है। नग्गर कैसल से अगर नीचे की ओर देखें तो बहुत ही खूबसूरत वैली व्यू नज़र आता है। यहाँ से आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको माउंटेन्स नज़र आएंगे, और नीचे की साइड देखेंगे तो काफ़ी सारे घर नज़र आएंगे, और बीच में नदी नज़र आएगी जो कि है व्यास नदी, बीज रिवर जिसे कहा जाता है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है, एक तरह का पिक्चर पॉइंट हम इसे बोल सकते हैं। अब मनाली के एक पौराणिक स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है मनु टेम्पल। ये पुरानी मनाली के अंदर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, और मनाली का जो नाम है वो इसी मंदिर से आया है। मनु ऋषि के नाम पर मनाली का नाम रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर जल प्रलय आया था तो मनु ऋषि का जहाज़ यहीं पर आकर रुका था। उन्होंने यहीं तपस्या की थी और यहीं से मनुष्य जाति का निर्माण हुआ था। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और करते हैं मनु ऋषि के दर्शन।
तो अब अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं एक बड़ी डेस्टिनेशन को लेकर, जो कि है रोहतांग पास, जिसका डिस्टेंस मनाली से लगभग 50 किलोमीटर्स का है। रोहतांग पास जाने वाले मार्ग पर आता है गुलाबा चेक पोस्ट, जहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रोहतांग पास का जो परमिट हम लेते हैं उसे चेक कराना होता है और उसी के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने परमिट नहीं लिया है तो गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती, तो परमिट लेना ज़रूरी होता है। रोहतांग पास के लिए हम चल रहे हैं और रास्ते में गुलाबा व्यू पॉइंट आता है, जहां पर अभी हम खड़े हैं। यहां से बहुत ही खूबसूरत वैली व्यू नज़र आता है। जो बड़े बड़े पहाड़ हैं यहां से नज़र आते हैं, और पहाड़ की खास बात कि पहाड़ों के ऊपर आप देखेंगे तो आपको स्नो नज़र आएगी। और ये जो अगर हम इस जगह पे दिसंबर से लेकर मार्च तक आते हैं तो ये पूरा पहाड़ हमें वाइट कलर का नज़र आता है, क्योंकि पूरे पहाड़ पर बर्फ़ जम जाती है। और नीचे की साइड हम देखेंगे तो ये है मनाली। जितने भी आपको घर देख पा रहे हैं ये सभी मनाली है, और यहाँ ऊपर की साइड क्लाउड्स हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स आप क्लिक कर पाते हैं। तो अब गुलाबा व्यू पॉइंट से आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं रोहतांग पास के लिए, और रोहतांग पास जाने का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और एडवेंचर से भरा हुआ है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास, और इसकी हाइट समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से है 13,058 फीट्स की। और ये हाइट अगर हम इसको मीटर में बोलें तो लगभग 4000 मीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। अगर कंपेयर करके देखें माउंट एवरेस्ट की हाइट से, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8800 कुछ मीटर्स की। तो कुल मिलाकर हम माउंट एवरेस्ट की आधी हाइट पर पहुंच चुके हैं। ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर जगह है, और यहाँ से देखेंगे तो स्नो माउंटेन्स का काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ पीछे की ओर नज़र आता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास के मुख्य व्यू पॉइंट पर। यहाँ पीछे की ओर देखें तो बर्फ जमी हुई नजर आती है। यहाँ आप कभी भी आएंगे तो आपको इतनी बर्फ तो हमेशा यहाँ नजर आएगी। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के सामने। ये दुनिया की सबसे बड़ी टनल है, जो कि इतनी ज़्यादा हाइट पर बनाई गई है। इसकी हाइट है लगभग 10,000 फीट, यानी कि 10,000 फीट ऊंचाई पर जाकर इस टनल को बनाया गया है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 9 किलोमीटर के लगभग है। तो अब अटल टनल से होते हुए हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं अटल टनल के अंदर। अटल टनल जैसे कि बाहर से नज़र आ रही थी, उसी तरह से अंदर भी वेल मेंटेन्ड है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अंदर का जो रास्ता बनाया गया है वो काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, और जब हम अटल टनल के अंदर चलते हैं तो आपको काफ़ी सेफ फील होगा अंदर, क्योंकि एक्चुअल में तो इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन टनल के अंदर आपको बिल्कुल फ्लैट रास्ता नज़र आएगा। और अटल टनल की खास बात कि इसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट्स भी बनाए गए हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स के बीच में, यानी कि कुछ डिस्टेंस के बाद इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, जिससे कि अगर कभी कुछ होता है तो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकला जा सकता है। और साथ ही बीच बीच में स्पीडोमीटर्स भी लगे हुए हैं कि आपको इस स्थान पर इतनी स्पीड पर चलना चाहिए, इस पर इतनी स्पीड, 40-60 के कई सारे स्पीडोमीटर्स लगाए गए हैं। अब मैं आपको हमारा मनाली होटल रूम दिखाना चाहूँगा, जहाँ हमने स्टे किया है। और ये रूम काफ़ी लग्जीरियस है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर भी है, क्योंकि यहाँ की बालकनी से काफ़ी अच्छा नज़ारा भी नज़र आता है। और इस रूम की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी लग्जीरियस है। और इसका जो टॉयलेट एरिया है वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अक्सर हम देखते हैं होटल्स के जो वॉशरूम एरिया है थोड़े इस तरह से होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ गीज़र की फैसिलिटी भी है, जैसे कि मनाली में बहुत ठंड पड़ती है तो गीज़र की सुविधा तो ज़रूरी है। तो अब अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं मनाली से कुल्लू के लिए।
तो अब हम पहुंच चुके हैं कुल्लू में और यहाँ से मनाली का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का। और कुल्लू में जो सबसे पहला स्थान हम देखने जा रहे हैं वो है एप्पल गार्डन्स, यानी कि सेब के बगीचे। और अभी मैं एक सेब के पेड़ के सामने ही खड़ा हूँ। सेब हम जनरली खाते तो हैं, लेकिन ये उगते कैसे हैं मैं आपको थोड़ा सा नेचुरल तरीके से दिखाना चाहूँगा। ये सेब उगते हैं बंचेस में, जैसे कि आप यहाँ ऊपर की ओर देख पाएंगे। बंचेस मतलब एक गुच्छे के रूप में उगते हैं और इस पूरे पेड़ में काफ़ी सारे सेब हैं। यहाँ ऊपर भी देखेंगे, इधर साइड में भी देखेंगे, और एक ही पेड़ नहीं है, आगे तक भी चलेंगे तो यहाँ सेब का पूरा ये बगीचा है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी दिखाना चाहूँगा कि एप्पल्स लगते कैसे हैं। एक पेड़ पे काफ़ी सारे एप्पल्स लगे हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे एप्पल्स हैं। और एप्पल्स के बारे में एक ज़रूरी जानकारी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्पल एक तरह का फॉल्स फ्रूट है, यानी कि ये फ्लावर की ओवरी से उत्पन्न नहीं होता, फ्लावर के थैलेमस वाले पार्ट से उत्पन्न होता है। ये एक इसकी स्पेशल चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली जो फूल से उत्पन्न होते हैं वो असली फल कहलाते हैं। एक तरह का ये फॉल्स फ्रूट है जो कि फ्लावर के थैलेमस यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है उससे ये उत्पन्न होता है, और काफ़ी अच्छे से हम इसको देख सकते हैं। तो कुल्लू में अगर आप आते हैं तो एप्पल गार्डन्स ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग जगह है। कुल्लू में अब हम एक बहुत एक्साइटिंग प्लेस पर पहुंच चुके हैं, जो कि है रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पॉइंट। जब हम कुल्लू से मनाली वाले मार्ग पर जाते हैं या फिर मनाली से कुल्लू वाले मार्ग पर आते हैं तो इस तरह से कई सारे काउंटर्स आपको नज़र आएंगे जिसमें नंबर्स डले हुए हैं। और ये काउंटर है प्रिया ट्रेवल्स का, जिनके साथ हमने पैकेज बुक किया था। लेकिन जो हम रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग करते हैं वो पैकेज में शामिल नहीं होता। फिलहाल हम यहाँ पैराग्लाइडिंग तो नहीं करेंगे, यहाँ पर हम रिवर राफ्टिंग करेंगे। और रिवर राफ्टिंग के लिए जो चार्जेस हैं और पैराग्लाइडिंग के जो चार्जेस हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ काउंटर बना हुआ है, मैं सर से पूछना चाहूँगा कि आखिर इसके चार्जेस कितने होते हैं। सर पहले तो आप पैराग्लाइडिंग के चार्जेस बताइए कि क्या रहते हैं। पैराग्लाइडिंग का जो चार्जेस है यहाँ पे जैसे 3500 रहता है पर पर्सन। ओके जी, काफ़ी हाइट से रहते हैं, 7000 फीट से रहते हैं। 6000 से 8000 फीट की हाइट है। ओके 6000 से। और सर ये जो हम पैराग्लाइडिंग के अलावा जो रिवर राफ्टिंग करने वाले हैं उसका क्या है? रिवर राफ्टिंग का जो इसमें 3 राइड है, एक 5 किलोमीटर है, एक 7 किलोमीटर है, एक 9 किलोमीटर है। और इनके चार्जेस क्या इनके चार्जेस रहते हैं, जो 5 किलोमीटर है पर पर्सन उसका 800 रुपये रहता है। Okay. और 7 किलोमीटर जो है उसका रहेगा 1000 रुपये, और जो 9 किलोमीटर का है उसका 1200 रुपये पर पर्सन है। ओके तो रिवर राफ्टिंग के लिए हमने 9 किलोमीटर वाली राइड को चूज़ किया है। और इस तरह का एक फॉर्म भरना पड़ता है जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म है कि सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आप रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वैसे सेफ होता है लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए इस तरह का एक फॉर्म भरना होता है। तो अब रिवर राफ्टिंग के लिए हम रेडी हो चुके हैं लाइफ जैकेट्स और हेलमेट के साथ। तो चलिए अब चलते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। तो अब रिवर राफ्टिंग के लिए हम राफ्ट में बैठ चुके हैं और चल रहे हैं व्यास नदी में राफ्टिंग के लिए। मैं आपको हमारा थोड़ा लाइव एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। राफ्टिंग करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन पानी बहुत ठंडा है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया था कि ग्लेशियर का पानी है, बर्फ़ पिघल के पानी आ रहा है। तो पानी काफ़ी ठंडा है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। कई जगह बिल्कुल समतल आता है और कई जगह कुछ इस तरह की धाराएँ आती हैं, और ये वेव्स जो हैं इनसे बचना होता है थोड़ा सा राफ्टिंग के दौरान, क्योंकि वेव्स इतनी तेज़ होती है कि कई बार आप बोट से नीचे भी गिर सकते हो। तो इस तरह की जो रोप है जिसको पकड़ना होता है। लेकिन अब वापस से करंट आ चुका है, मैं आपको थोड़ा लाइव एक्सपीरियंस दिखाना चाहूँगा इसका। पानी का करंट काफ़ी तेज़ है। तो फाइनली हमारी राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और वापस से हमें ये गाड़ी लेने आ चुकी है, जो कि जिस पॉइंट से हमने राफ्टिंग स्टार्ट की थी उसी पॉइंट पर ले जाकर हमें ड्रॉप करेगी। रिवर राफ्टिंग पॉइंट के पास कुछ इस तरह का रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, जहां अगर आप चाहें तो इस तरह के गेम्स खेल सकते हैं और कुछ फूड और रिफ्रेशमेंट भी ट्राई कर सकते हैं।
इसी के साथ कुल्लू में कई सारी शॉल फैक्ट्रीज़ हैं जहां पर हैंडलूम पर ट्रेडिशनल शॉल्स बनाई जाती हैं, जिन्हें अगर आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर ड्राई फ्रूट मार्केट भी है जिसमें विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे आप पहुंच सकते हैं मनाली तक। मनाली में रेलवे की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पर बस स्टैंड है जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, HRTC बस स्टैंड मनाली। मनाली में आप बाय रोड बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। बस की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, बाय कैब आप आ सकते हैं, और अगर आप कहीं से वोल्वो बस में आना चाहते हैं तो उससे आ सकते हैं, या फिर जैसे कि चंडीगढ़, अमृतसर या फिर पठानकोट आप बाय ट्रेन आ सकते हैं और फिर वहाँ से बस पकड़कर या फिर कैब लेकर के या फिर ट्रैवलर बस लेकर के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये मनाली का सेंटर पॉइंट है, एक तरह से देखा जाए। सेंटर पॉइंट से मतलब जहाँ से आपकी ट्रिप शुरुआत होती है। और ये जो बस स्टैंड है ये यहीं मॉल रोड के जस्ट पास में ही है। मॉल रोड में किसी तरह का व्हीकल अलाउड नहीं होता कि आप बाइक यहाँ पर चला रहे हैं या फिर किसी तरह का 4 व्हीलर चला रहे हैं, लेकिन यहाँ इसी के पास में जो ये बस स्टैंड है यहाँ तक आप अपने व्हीकल्स ला सकते हैं। नवंबर फर्स्ट वीक में रोहतांग पास क्लोज़ हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बर्फ़ गिर जाती है यहाँ पे जी। फिर उसके बाद खुलता है 15 अप्रैल के बाद, फिर 15 अप्रैल से लेके मतलब वही नवंबर तक ओपन रहता है। और अप्रैल मई जून में तब पूरा बर्फ़ रहता है यहाँ पे, चारों तरफ बर्फ़ की। वो जैसे वीडियोस में हम देखते हैं वो बर्फ़ की दीवारें बन जाती हैं, बहुत सारी बर्फ़ होती है। वो दोबारा खुलने के बाद बनता है। वो अप्रैल मई जून में आपको मतलब देखने को मिलेगा। रहेंगी और बीच में रास्ता होगा। तो अगर इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप कुल्लू मनाली घूमने का विचार कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला कि आप अपनी जर्नी स्वयं प्लान करें, सारे अरेंजमेंट स्वयं करें, और इसके लिए आपको इस इलाके की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और वह जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जो है ट्रैवल पैकेज लेने का, जिससे कि आप बहुत ही सुविधाजनक तरीके से कुल्लू मनाली घूम सकते हैं। हमने भी एक ट्रैवल पैकेज लिया था और उससे ही हमने सारी डेस्टिनेशन, सारी प्लेसेस देखी हैं। लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्वयं अपनी जर्नी प्लान करना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। और इसके लिए हमारा सहयोग करेंगे सर, विशु सर, जो कि यहाँ से हिमाचल से लोकल ही हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप बजट फ्रेंडली तरीके से कुल्लू मनाली का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। सर, मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि अगर हम कुल्लू मनाली घूमना चाहते हैं तो यहाँ की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या रहेगी? मतलब अगर हमको कुल्लू मनाली तक पहुँचना है तो कैसे पहुँच सकते हैं और ये सारे साइट सीन कैसे कर सकते हैं? कुल्लू मनाली पहुँचने के लिए जैसे अभी दिल्ली से भी बसेस चलती हैं, वोल्वो आती हैं, HRTC हिमाचल की भी आती हैं, चंडीगढ़ से भी है, पठानकोट से भी है, तो आप इजीली वहाँ से बाय बस से आप मनाली आ सकते हैं। ओके जी। और अगर यहाँ के साइड सीन्स करने हैं तो कैसे? साइड सीन ऐसे लोकल टैक्सी भी मिल जाती है, जैसे सोलांग वैली है, हिडिंबा टेम्पल, क्लब हाउस, लोकल जो है वो सारा साइड सीन, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और लोकल बस वगैरह से कर सकता है कोई? अगर बस में साइड सीन में तो बस नहीं जाती, सोलांग तक बस में जा सकते हैं जी। पर मतलब अगर जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है अगर बस से, क्योंकि बार बार बदलनी पड़ेगी। ओके। और अगर बजट फ्रेंडली होटल की बात करें तो कम से कम होटल आपको 800-1000 रुपए में, जैसे ऑफ सीजन होता है तो मिल जाएगा आपको। मतलब थोड़ा होटल नहीं मिलेगा प्रॉपर, वो रहेगा जैसे होम स्टे टाइप रहता है, तो वो आपको 800-1000 रुपए में मिल जाएगा। मतलब ठीक ठाक जगह रहने ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब मनाली से थोड़ा दूरी रहेगा, 4-5 किलोमीटर उस एरिया के। उसमें आपको 800-1000 रुपए में, ये ऑफ सीजन में। जब क्राउड होता है तो वो फिर होम स्टे के भी काफ़ी हाई रेट हो जाते हैं, तो फिर होटल्स का तो आपको पता ही है। वहाँ वो स्नो टाइम तो और ज़्यादा हो जाता है। जी, उसमें बढ़ जाता है। और अगर फूड की बात करें कि कहाँ पे बजट फ्रेंडली अच्छा खाना मिल जाएगा? बजट जैसे अभी मॉल रोड पे तो थोड़ा कॉस्टली रहता है, तो आप जैसे नगर रोड साइड है, इस साइड भी खा सकते हैं। ऊपर वशिष्ठ टेम्पल है, उसके ऊपर भी छोटे ढाबे हैं, तो वहाँ पे भी आप 100-150 रुपये में अच्छा खाना मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कुल्लू मनाली के इन सभी प्लेसेस को घूमने में आपको कितने दिन का समय लगेगा। आपके लिए 3 से 4 दिन सफिशिएंट रहेंगे, जिसमें कि आप ये सारे प्लेसेस अच्छे से घूम सकते हैं। और ये सारे प्लेसेस हमारे पैकेज में भी इंक्लूडेड थे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि रोहतांग पास जो हमने कवर किया उसके लिए हमने एडिशनली पे किया था, क्योंकि वो हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं था। तो अगर आप भी हमारी तरह कुल्लू मनाली का ट्रैवल पैकेज बुक करना चाहते हैं तो प्रिया ट्रैवल्स के साथ कर सकते हैं। इनके ओनर्स अभी हमारे साथ ही हैं, खतीजा मैम और विशु सर। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपने पैकेजेस बुक कर सकते हैं।
तो ये था हमारा ट्रिप कुल्लू मनाली का। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।